नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज वॉल्यूम 6 के इस अगले पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे अमोन और क्लाइन की टकराहट अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, कैसे सेफिरा कासल हिला और कैसे एक सुइसाइड, एक मिरेकल और एक रेजरेक्शन ने पूरी स्थिति को बदल दिया। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे चैप्टर 1168 से चैप्टर 1714 तक। ये वो हिस्सा है जहाँ लड़ाई खत्म नहीं होती बल्कि उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं, जहाँ क्लाइन को पहली बार साफ समझ आता है कि उसे किसने थाम रखा है और वो अभी भी क्यों खड़ा है। ये चैप्टर्स सिर्फ पावर के नहीं हैं, ये चैप्टर्स हैं एंकर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऐसे अस्तित्व की जो धीरे धीरे एक सिंबल बनता जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पार्ट वॉल्यूम 6 की इमोशनल बैकबोन को छूता है। पलक झपकते ही एमोन ने ग्रेश व्हाइट फॉग और ऊपर एंशिएंट एंड मैजेस्टिक पैलेस देखा। ही को बस अपना हाथ बढ़ाना था और सेफिरा कैसल को छूने के लिए अंतिम बाधा को पार करना था। लेकिन उसी क्षण एमोन फैंटम के ऊपर अचानक एक जाइगेंटिक ब्लूइश ब्लैक पाम प्रकट हुआ, जिसने ही को सेफिरा कैसल में प्रवेश करने से रोक दिया। एमोन्स प्रोजेक्शन ने सबकॉन्शियसली अपना सिर घुमाया और हथेली की दिशा में देखा। ही ने पस कवर्ड वन आइड जायंट देखा जो बहुत पहले मर चुका था। गॉड ऑफ ग्लोरी ब्लेडल, जिसने अपनी अतिरंजित वर्टिकल आई में अभी भी जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाया था और जिसके शरीर से ग्रेश येलो फॉग का श्राप लगातार निकल रहा था। हालांकि अब ये पहले से अलग था। उसके पीछे इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब्स थे जो अनंत दूरी तक फैले हुए थे, एक रहस्य कि वे किससे जुड़े हुए थे। बूम! उस विशाल ब्लूइश ब्लैक जायंट ने तुरंत ऑरेंज रेड लाइट के ट्वाइलाइट स्वॉर्ड को संघनित किया। एक हाथ में इसे पकड़कर ही ने गहरी खाई के किनारे पर जहां एमोन्स बॉडी था वहां हमला किया। ट्वाइलाइट स्वॉर्ड ने वॉइड को चीर दिया और एंजल ऑफ टाइम एमोन के खड़े होने के स्थान से बाहर निकलकर एक तूफान में बदल गया जो इस डेजोलेट मूर को नष्ट कर सकता था। एमोन टस से मस नहीं हुआ और वहीं खड़ा रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ऑरेंज रेड स्वॉर्ड स्टॉर्म कितनी उग्र थी, इससे ही को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि ही ने एक बार फिर इस वर्ल्ड में किसी प्रकार की एरर का उपयोग किया था। हालांकि इस स्टेट में एमोन अब क्लाइन के दिमाग में हीज रैवेजिंग्स को संचारित नहीं कर सकता था, जिससे उसे अंततः थोड़ी शांति मिली। इस बात की परवाह किए बिना कि वो कंट्रोल खोने वाला था, उसने अपने आसपास की स्पष्ट और वास्तविक सराउंडिंग्स और प्रेयर्स की लेयर्स का उपयोग करके अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड को वापस पा लिया। फिर उसने तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर द फूल सीट कर बैठी डार्क रेड फिगर के साथ रेजोनेट किया और उसने एक नया कनेक्शन स्थापित किया। और इसी क्षण एमोन्स फैंटम जो ग्रे फॉग के ऊपर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, गॉड ऑफ ग्लोरी ब्लेडल की ब्लूइश ब्लैक पाम से बाधित था। ही टाइटैनिक ऑब्स्ट्रक्शन को तुरंत तोड़ने में सक्षम नहीं था। मॉनिकल्ड किंग ऑफ एंजल्स, चाहे वो हीज एवेटार हो या ट्रू बॉडी, ने अपना मुंह खोला और एक नाम कहा, एवनाइट। हाँ, ये एवनाइट गॉडेस से मदद आ रही थी, लेकिन ये बिना कारण के नहीं थी। हालांकि क्लाइन को इस बात पर कम कॉन्फिडेंस थी, उसने इसे हमेशा अपने ट्रम्प कार्ड में से एक रखा था। उसे केवल ये बिलीव था कि ये इफेक्टिव नहीं हो सकता है और सक्सेस की लो चांस थी। इसे केवल उसकी सबसे डेस्परेट आवर में होप की एक झलक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में प्रवेश करने के बाद और सोचने के लिए कुछ स्पेस प्राप्त करने के बाद उसने अपने लिए उपलब्ध रिसोर्सेज खोजने की कड़ी मेहनत की। फिर उसने कुछ याद किया, फॉर्मर चीफ ऑफ द सिटी ऑफ सिल्वर का मामला। इस डीमन हंटर ने डेथ पाथवे के सीक्वेंस 3 फेरीमैन में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वो मौजोलियम के अंदर एक मॉन्स्टर में बदल गया था। ये एनॉमली इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब से संबंधित थी और ये फिनोमिनन न्यूमिनस सेक्ट्स आर्टिफिशियल डेथ से देखा गया था। दूसरे शब्दों में, फॉर्मर चीफ ऑफ द सिटी ऑफ सिल्वर का म्यूटेशन बहुत संभवतः आर्टिफिशियल डेथ से संबंधित था और अब आर्टिफिशियल डेथ को कुछ मायनों में एवनाइट गॉडेस माना जा सकता है। इस तर्क के आधार पर क्लाइन को संदेह था कि गॉडेस डेथ पाथवेज यूनिकनेस का उपयोग करके फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में कुछ चीजों पर लो लेवल का इन्फ्लुएंस डाल सकती है। इसके अलावा एमोन फॉर्मर चीफ ऑफ द सिटी ऑफ सिल्वर की अनोमली से अनअवेयर था, इसलिए क्लाइन को भले ही डेथ पाथवेज यूनिकनेस प्राप्त करने के बारे में गेस कर सकता था, उसे ये पता नहीं होगा कि इससे फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में अनफॉर्सीन डेवलपमेंट्स आएंगे। इस ज्ञान के साथ क्लाइन ने कॉन्शियसली कुछ काम किए, भले ही उसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थी। फ्यूनिक्स में विश्वास करने वाले सिटी में उसने डेथ पाथवेज बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं हटाया, ट्रेल छोड़ने की उम्मीद में। ज़ैरथॉल्स हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को बुलाने के बाद उसने तुरंत आत्महत्या करने का अवसर नहीं लिया। इसके बजाय उसने सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट एरियाना के प्रोजेक्शन को बुलाने की कोशिश की ताकि एवनाइट गॉडेस को सही सिचुएशन के बारे में सूचित किया जा सके। इन दोनों मामलों को पूरा करने के बाद क्लाइन को पता नहीं था कि अंतिम परिणाम क्या होगा। उसने अपने एमोन्स एवेटार के ट्रू बॉडी से बदले जाने पर ध्यान केंद्रित किया था। जब वो
वो अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचा और रोमिंग एंजल की बॉडी को देखा तो उसे अभी एहसास हुआ कि गॉडेस डेथ पाथवेज यूनिकनेस के माध्यम से जायंट किंग के यंगेस्ट सन पर कुछ रूडिमेंट्री कंट्रोल हासिल कर ली थी। शी वॉज पेशेंटली इस कर्स्ड एंजल को यूज करने के अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी और फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में भरी कंसीलमेंट फोर्सेस ने हर इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब्स को बहुत अच्छी तरह से छिपाने में मदद की। अचानक ग्रे फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस में द फूल सीट पर बैठी डार्क रेड फिगर जो लगातार वॉपिंग और स्कैटरिंग हो रही थी ने स्कॉलरली क्लाइन का रूप ले लिया। केवल एक विचार के साथ क्लाइन की कॉन्शियसनेस और स्पिरिट बॉडी सिफीरा कैसल में वापस लौट आई। इसके बाद उसने अपने शरीर और सिफीरा कैसल के बीच घनिष्ठ कनेक्शन और टैरो क्लब के मेंबर्स की प्रेयर्स का उपयोग किया। टेरिफाइंग पावर का एक बड़ा अमाउंट गैदर हुआ, लाइटनिंग के टॉरेंट में बदल गया। ब्लू जेम्स जो एक ही समय में लिट अप हुए, उन्होंने इल्यूमिनेटिंग लाइट भेजा जो टॉरेंट की तरह नीचे गिरा। एमॉन्स एवेटार्स और उसके अपने शरीर को डुबो दिया। एमॉन्स प्रोजेक्शन डिसइंटीग्रेट हो गया और क्लाइन का शरीर नष्ट हो गया। उसने अंततः आत्महत्या करने में सफलता पाई। इस अटैक्स को पूरा करने के बाद क्लाइन जो ग्रे फॉग के ऊपर बैठा था तुरंत सिफीरा कैसल और रियल वर्ल्ड के बीच कनेक्शन काट दिया ताकि एमॉन्स ट्रू बॉडी को कोई नया एक्सीडेंट बनाने से रोका जा सके। इसके तुरंत बाद उसने मिरेकल का इंतजार करना शुरू किया और अपने रेजरेक्शन का इंतजार किया। एमॉन्स ट्रू बॉडी ने ब्लेडल को एग्जिस्टिंग रखने वाले कर्स को स्टीलिंग किया। ब्लूइश ब्लैक जायंट तुरंत सड़ने लगा, जल्दी से हड्डियों में बदल गया। एंशिएंट पैलेस में लॉन्ग मॉर्टल टेबल के अंत में क्लाइन द फूल सीट पर बैठा था। उसने बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जो हिस्टोरिकल वॉइड में दाखिल हो चुके थे। रेजरेक्शन का मिरेकल एसेंशियली उसके स्ट्रेंथ फ्रॉम द पास्ट का एक गहरा उपयोग था। मिरेकल इन्वोकर बनने के बाद वो अब जितनी बार रेजरेक्शंस का उपयोग कर सकता था उसकी नंबर अब डिप्लीटिंग हो रही थी। एमॉन को अब उसकी कॉप्स की गार्ड करनी चाहिए। उसकी करंट स्टेट को केवल 3 दिनों तक मेंटेन किया जा सकता था। उसने डार्क रेड स्टार्स को देखा जो लगातार कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपैंडिंग हो रहे थे। क्लाइन ने एक्सहेल किया और रिलैक्स किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे एंकर्स हैं। चमकदार डार्क रेड ग्लो ने क्लाइन के दिल को थोड़ा गर्माहट दी। उसे महसूस हुआ कि वो इतना अकेला नहीं है और कोई उसे अब भी याद करता है। जैसे जैसे प्रार्थनाओं के भ्रामक ओवरलैपिंग आवाजें स्पष्ट होती गईं और अधिक वास्तविक, नॉइजी और क्योटिक होती गईं, उसे एहसास हुआ कि सेफिरा कासल उसे बुला रहा था और उन दोनों के बीच रेजोनेंस मजबूत हो रहा था। टैरेट क्लब के सभी सदस्यों ने अपनी प्रार्थनाएं पूरी कर ली थीं, जिसके बाद क्लाइन को एक अस्पष्ट अनुभूति हुई कि वो किसी भी समय सेफिरा कासल में प्रवेश कर सकता है, जिससे उसकी कॉन्शियसनेस तुरंत वहां प्रकट हो सकती थी। हालांकि वो अभी भी उस आखिरी ऑब्स्टिकल से बाधित था। ये प्रॉब्लम आखिरकार तब हल हुई जब उसने स्कॉलर ऑफ योर पोशन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया। इसी वजह से उसे गॉड ऑफ ग्लोरी ब्लेडल की रुकावट को पार करने से पहले आमोन से पहले सेफिरा कासल में लौटने का अवसर मिला। केवल 2 दिनों में टैरेट क्लब के सभी सदस्यों ने प्रार्थना की थी। सामान्य तौर पर ऐसी कोइंसिडेंस नहीं होनी चाहिए थी। कुछ सदस्य तो प्रॉब्लमैटिक नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो गॉडेस और विल से प्रभावित हुए थे। मैं काफी भाग्यशाली था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ। ध्यान से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें कितनी अकारण थीं, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे समझाया जा सकता था और इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। अपनी बैठने की मुद्रा को थोड़ा बदलने के बाद क्लाइन की नजर धीरे धीरे उदास हो गई। हालांकि उसने महसूस किया कि डोर ऑफ लाइट और ककून्स को देखते ही वो शायद घर नहीं लौट पाएगा, लेकिन ये पुष्टि होने पर कि ये दुनिया उसका पूर्व होम टाउन है, उसकी सारी आशाएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। भोर का प्रकाश डार्कनेस में समा गया था। उस समय द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा को सम्मानित नाम के रूप में इस्तेमाल करना शायद मेरे स्पिरिचुअल इंट्यूशन द्वारा दी गई एक रेवलेशन थी। मेरे दिल के सबसे गहरे हिस्से में मैंने शायद कुछ महसूस किया होगा। हाँ, मुझे याद है कि मैं सोते समय ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, लेकिन मैं ककून में लटकते हुए टी शर्ट और ढीली पैंट क्यों पहने हुए था? क्लाइन ने सेफिरा कासल के नीचे ग्रेश व्हाइट फॉग पर अपनी नजर डालते हुए थोड़ा फ्राउन किया। फॉग ऑफ हिस्ट्री में प्रकाश के खंडों के कारण की तलाश करते हुए उसने घातक रात के हर डिटेल को याद करने की बहुत कोशिश की। अंत में उसे संबंधित हिस्टोरिकल सेगमेंट मिला। जो मिंगरुई, जिसने एक टी शर्ट और ढीली पैंट पहनी हुई थी, उसने रात के खाने से पहले लक एनहांसमेंट रिचुअल स्थापित किया। उसने 4 कदम काउंटर क्लॉकवाइज लिए और द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स जैसे इनकैंटेशंस का पाठ किया। उसकी यादों में उस समय कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन हिस्ट्री का दृश्य ऐसा नहीं था। जो मिंगरुई ने अपने 4 कदम पूरे करने और रिचुअल पूरा करने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें ग्लेज्ड हो गईं। इसके बाद उसने एक मधोशी में अपना भोजन किया, उसने किताबें पढ़ी, नाटक देखे और अपने फोन के साथ छेड़छाड़ की, जैसे कि वो एक प्री डिटर्मिन्ड प्रोग्राम पूरा कर रहा हो। अंत में जो मिंगरुई सिंक के पास आया और मिरर में अपनी निर्जीव आंखों को देखा।
देखा। उसने ब्रश किया, चेहरा धोया और सोने चला गया। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपनी टी शर्ट और ढीली पैंट नहीं बदली। उसने खुद को ब्लैंकेट से ढका और आंखें बंद कर लीं। जल्द ही एक इंटेंस लाइट और वायलेंट कंपन ने रेलेवेंट हिस्टोरिकल सीन को समाप्त कर दिया। क्लाइन अपना हाथ उठाकर अपने माथे को सहलाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग लाफ दी। तो ये विचार कि लक एनहांसमेंट सेरेमनी के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ था और सब कुछ सामान्य था, ये सिर्फ वही था जो उसने निष्कर्ष निकाला था। वास्तव में उसके शरीर ने कुछ अनोमलीज का अनुभव किया था। हालांकि इतनी बार आघात पाने के बाद और उसका वर्ल्ड व्यू कुछ ही देर पहले लगभग ढह गया था, ऐसी ट्रिवियल मैटर उसके भीतर कोई इंटेंस रिपल्स उत्पन्न करने में असमर्थ थी। हालांकि ये सब पता चलने के बाद एम्परर के ट्रांसमाइग्रेशन, जो एक रहस्यमय सिल्वर प्लेट खरीदने का नतीजा था, साथ ही ट्रांसपेरेंट ककून्स में लटकते स्पिरिट बॉडीज में से एक के पास वास्तव में एक सेलफोन होने के कारण क्लाइन ने जल्द ही अनुमान लगाया कि उस समय क्या हुआ था। ये सेफिरा कासल के मालिक द्वारा रियलिटी को प्रभावित करने, लक एनहांसमेंट रिचुअल, मिस्टीरियस सिल्वर प्लेट, म्यूटेटेड सेलफोन्स और अन्य चीजों का प्रसार करने के कारण होना चाहिए। जो कोई भी उन्हें प्राप्त करता और कुछ आवश्यक प्रक्रिया करता, वो किसी समय ग्रे फॉग के ऊपर खींच लिया जाता, डोर ऑफ लाइट से लटक जाता। ये एक रैंडम सिलेक्शन था, ये किसी विशिष्ट टारगेट की ओर इशारा नहीं करता था। शायद द क्रिएटर, द ओल्डेस्ट वन, विरोधाभासों का एक अमेलगमेशन था और ही सोकर ही इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता था। क्लाइन ने एक निश्चित अनुमान लगाया, लेकिन वो इसे वेरीफाई नहीं कर सकता था। 22 बियॉन्ड पाथवेज की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वास्तव में द ओल्डेस्ट वन से उत्पन्न हुई थी या नहीं, ये भी एक प्रश्न था। उसे कॉन्स्टेलेशंस की पोजीशंस की पुष्टि करनी थी और ये देखना था कि 1368 अपोकलिप्स उस मोमेंट से मेल खाता है या नहीं जब स्टार्स राइट होंगे। क्लाइन ने दिखावटी रूप से सोचा कि वो एक विजनरी नहीं है। क्लाइन ने डिसाइड किया कि सक्सेसफुली रिवाइव होने के बाद वो कुछ समय के लिए फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में रहेगा। जैसा कि एम्परर रुजेल ने कहा था, कई जवाब फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में थे। ब्लास्फीमर आमोन ने फर्स्ट एपिक से पहले हिस्ट्री का पता लगाने के लिए 1000 वर्षों से अधिक समय तक यहाँ भटकना था। उनके लिए कुछ समय के लिए फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में रहना भी एक स्ट्रेटेजी थी। कम से कम इससे आमोन का ध्यान आकर्षित होगा। उसे लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, इटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम जैसे अन्य पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस से हेल्प मांगनी थी। उसे ये भी विचार करना था कि स्कॉलर ऑफ योर पोर्शन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाने के कारण उसे मिरेकल इन्वोकर बनना होगा ताकि वो एक कंप्लीट मिथिकल क्रीचर बन सके। क्लाइन ने टैरेट गैदरिंग को नॉर्मली जारी रखने की योजना बनाई ताकि मैडम हर्मिट और मिस्टर हैंगमैन उसे इंस्पिरेशन दे सके। क्लाइन द फूल की सीट पर बैठ गया और चुपचाप इस दृश्य को देखता रहा। बैकलैंड नॉर्थ बरो। लेनर्ड, जिसने अभी अभी अपनी टीम के लिए एक मिशन व्यवस्थित किया था, ने बाउंडलेस ग्रे फॉग को देखा और मिस्टर फूल का रिस्पॉन्स सुना। उसने एक लंबी साई ऑफ रिलीफ ली और धीमी आवाज में कहा, सीम्स लाइक देयर आर नो मोर प्रॉब्लम्स। चूंकि मिस्टर फूल सामान्य रूप से फीडबैक देने और टैरो गैदरिंग बुलाने में सक्षम थे, इसका मतलब था कि ही हैड ऑलरेडी वन द बैटल अगेंस्ट एमोन। इस तरह क्लेन के अपनी प्रेडिकमेंट से बचने की संभावना थी। लेनर्ड के मन में पैलेस ज़ोरोएस्ट की थोड़ी एज्ड वॉइस ने स्कॉफ किया, डोंट काउंट योर चिकन्स अंटिल देव हैच्ड। सेफिरा कासल में प्रवेश करने के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या द फूल ने अपनी राइट आई पर एक मोनिकल पहना है। क्या आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट फूल एमोन इन डिस्गाइज हो सकता है? लेनर्ड की आईलिड्स ट्विच हुई क्योंकि उसने जल्दी से पूछा। पैलेस ने साई किया और कहा, यू कांट एलिमिनेट दिस पॉसिबिलिटी। एमोन वास्तव में ऐसा कर सकता है, मैं टेक नोट करूंगा। लेनर्ड की रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड तुरंत फिर से टेंस्ड अप हो गई। फ्यूचर पर सोनिया सी में मिस्टर फूल ने इतने समय बाद वास्तव में रिस्पॉन्ड किया। क्या इसका मतलब है कि द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो का डिसअपियरेंस हिज प्लान से कुछ लेना देना था? आई कांट बी श्योर। शायद मिस्टर फूल की इस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान लैक ऑफ रिस्पॉन्स गवर्नमेंट स्पैरो को सेव करने के लिए थी, एंड नाउ ही हैज सक्सीडेड। ही हैज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड दिस मैटर। ही इज प्लानिंग टू टेल द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड एट द टैरो गैदरिंग। मिस्टर फूल की आवाज सुनने के बाद कई थॉट्स तुरंत कैटेलिया के दिमाग में फ्लैश कर गए। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट के लेटर से उसे सस्पिशन था कि जॉर्ज III की डेथ मिस्टर फूल के इंटरफेरेंस के कारण हुई थी। द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो का डिसअपियरेंस भी इसी मैटर का एक एक्सटेंशन था। कैटेलिया का पहला रिएक्शन क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट को राइट करना और उन्हें बताना था कि गवर्नमेंट स्पैरो मिल गया है। हाउएवर कुछ थॉट के बाद उसने अपनी अर्ज को दबा दिया और उसने आफ्टरनून की गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने की प्रिपरेशन की। वो डिटेल्स जानना चाहती थी और ये फिगर आउट करना चाहती थी कि वो क्या कह सकती है और क्या नहीं। रिगार्डलेस, ऐसा लगता है कि मैटर हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। द एडमिरल ऑफ स्टार्स ने एक्सहेल किया और पीस से विंडो के पास बैठ गई जैसा कि उसने ब्लू स्काई को देखा। सोनिया आइलैंड पर एक प्रिमिटिव फॉरेस्ट के पेरिफेरी में एल्जर विल्सन एक पतली ट्री ब्रांच पर खड़ा था, पास ही में पोर्ट और ब्लू स्काई को देख रहा था। उसके चारों ओर स्ट्रॉन्ग विंड्स बिना डिस्पर्स हुए घूमती रहीं, जैसे कि उन्होंने आसपास के ट्रीज को अफेक्ट किया। जैसे ही इल्यूजरी ग्रेश व्हाइट फॉग अपीयर हुई, एल्जर पहले डिलाइटेड हुआ, उससे पहले कि उसने थोड़ा टेरिफाइड फील किया। मिस्टर फूल ने काफी समय बाद ही वास्तव में रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब है कि हिज प्रीवियस स्टेट वाज एक्चुअली अ लिटिल abnormal. However, इस टाइम he had already recovered. He did not respond to my lone
request regarding the sun's unshadowed crucifix. He discovered my test and discovered a hint of my hidden thoughts. I can't do such things again in the future. Mr. Fool only issued a simple warning this time. He may punish me directly next time. Thou shalt not test God, thou shalt not test God. जैसे ही उसके थॉट्स रेस कर गए, एल्जर ने अपना सिर नीचे किया और पाइसली कहा, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। बैकलैंड हॉल फैमिली की लग्जूरियस विला में मिस्टर फूल ने मेरा क्वेश्चन मिस्टर वर्ल्ड तक पास नहीं किया। क्या इसलिए क्योंकि टैरो गैदरिंग आफ्टरनून में नॉर्मली प्रोसीड होगा और हमारे पास कम्युनिकेट करने का टाइम होगा? ऑड्री को रिस्पॉन्स में डिले से कुछ प्रॉब्लम्स का रियलाइजेशन हुआ। जनरली मिस्टर फूल का रिप्लाई बहुत टाइमली होता है। इस बार इट वॉज मोर देन 15 मिनट्स। ही वॉज हैंडलिंग अदर मैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स। क्या ये जॉर्ज थर्ड की डेथ से रिलेटेड है? रिगार्डलेस अ 15 मिनट डिले वॉज नॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ऑड्री ने जल्दी से अपने थॉट्स को वापस लिया और मच बेटर फील किया। मैं मिस्टर वर्ल्ड से बाद में ट्रूथ जान जाऊंगी। आई होप कि इस इंसिडेंट के कोई और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, फुल स्केल वॉर के अलावा। इन दिस मोमेंट वॉर इज ऑलरेडी इनेविटेबल। बैकलैंड नॉर्थबरो, सेंट सैमुअल कैथीड्रल के नीचे। मिस्टर फूल ने ये नहीं कहा कि ही विल हेल्प मी। एमलिन व्हाइट ने रेड लिक्विड का एक कप पकड़ा और थोड़ा फ्राउन किया। उसने फिर रिस्पॉन्स के सिंबॉलिक मीनिंग को एक और एंगल से इंटरप्रेट किया। मिस्टर फूल ने स्पेसिफिकली एम्फसाइज किया कि टैरो गैदरिंग आफ्टरनून में नॉर्मली प्रोसीड होगा। ही वॉन्ट्स मी टू टेल मी कि प्रेडिकमेंट से एस्केप करने का अपॉर्चुनिटी एक मेंबर के साथ है। क्या ये द स्टार हो सकता है? संक्षेप में, मुझे इस वीक लीव करने में सक्षम होना चाहिए। एमलिन को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया था और सेंट सैमुअल चर्च के चैनिस गेट के पीछे रखा गया था, इसलिए बैकलैंड के आउटस्कर्ट्स में जो कुछ भी हुआ उससे अफेक्ट होने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा उसके लिए अचानक प्रिजन से एस्केप करना और ब्लड एम्परर रूइंस जैसी प्लेसेस पर जाना इम्पॉसिबल था। इसलिए जब क्लेन ने पिछले वीक अदर मेंबर्स को हिंट दिया तो वो इन्वॉल्व नहीं था। सिटी ऑफ सिल्वर में बर्ग हाउस होल्ड में मिस्टर फूल का रिस्पॉन्स सुनकर डेरिक बेड से जंप अप हो गया। उसके फेस से एक्साइटमेंट ओवरफ्लो कर रहा था। मिस्टर फूल हैजंट डिसअपीयर्ड। मिस्टर फूल ने क्रिएटर की तरह सिटी ऑफ सिल्वर को फोरसेकन नहीं किया। वो कुछ बार बैक एंड फोर्थ पेस करता रहा, जिससे उसे इमीडिएटली रूम से रश आउट होने और ट्विन टावर्स की ओर जाने की अर्ज महसूस हुई, जहां वो चीफ को गुड न्यूज बता सकता था। हाउएवर, 1 साल से अधिक मैच्योर होने से उन एक्सपीरियंसेस ने उस पर एक क्लियर मार्क छोड़ दिया। आखिरकार वो काम डाउन हुआ और उसने आफ्टरनून की टैरो गैदरिंग में अटेंड करने और ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का प्रॉमिस हासिल करने के बाद फिर से चीफ से मिलने का डिसाइड किया। शायद इस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान लैक ऑफ रिस्पॉन्स मेरी, चीफ की और सिटी ऑफ सिल्वर की एक टेस्ट थी जिसे मिस्टर फूल ने सेट किया था। ही वांटेड टू सी कि क्या हम रैपिडली द फॉलन क्रिएटर की ओर लीन करेंगे। ये अननोन था कि डेरिक के थॉट प्रोसेसेस में द हैंग्ड मैन के कलरफुल थॉट्स का हिंट कब आया। ऑफ कोर्स इसकी वजह से उसके पास कोई और थॉट्स नहीं थे। उसके मुताबिक डेटीज के लिए अपने बिलीवर्स का टेस्ट लेना बहुत नॉर्मल था। उस समय क्रिएटर ने कई सिमिलर लेजेंड्स पीछे छोड़ दिए थे। अपने कॉन्टेम्पलेशन के साथ डन होने के बावजूद डेरिक स्टिल नहीं कर सका और वो अपने रूम में बैक एंड फोर्थ पेस करता रहा। उसने आफ्टरनून में टैरो गैदरिंग के लिए इतनी एंटिसिपेशन कभी महसूस नहीं की थी। सिटी ऑफ सिल्वर में फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आफ्टरनून एक रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था। चूंकि टाइम को कंफर्म करने के लिए इनफ लेबल्स नहीं थे, दे कुड ओनली यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग टू डिफाइन डे एंड नाइट विदाउट गोइंग इनटू एनी फाइनर डिटेल्स। बैकलैंड ईस्ट बरो, एक 2 बेडरूम रेंटल अपार्टमेंट में। हाँ, मिस्टर फूल का रिस्पॉन्स रिसीव करने के बाद फोर्स जोर से लाफ आउट लाउड करने से खुद को हेल्प नहीं कर सकी। एक बेस्ट सेलिंग ऑथर होने के नाते उसके पास एक रिच इमेजिनेशन थी। मिस्टर फूल के रिस्पॉन्ड करने से पहले वो ऑलरेडी एक के बाद एक टेरिफाइंग स्टोरीज के साथ आ चुकी थी। मिस्टर फूल ने जॉर्ज थर्ड की फेलियर के लिए अपनी डेथ का एक्सचेंज किया था। मिस्टर फूल की प्लॉय को डेटीज ने डिस्कवर कर लिया था और उसे बिसीज कर लिया गया था। मिस्टर फूल्स ओल्ड इंजरीज रिलैप्स्ड एंड ही फेल इनटू अ डीप स्लीप। विदाउट हिज ब्लेसिंग्स द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो वाज बीइंग परस्यूड बाय हिज एनिमीज। ये स्टोरीज एक ही तरह से डेवलप नहीं हुई, लेकिन एंड बहुत सिमिलर था। फोर्स एक बार फिर से फुल मून के रेवेजेस के आगे सकम कर जाएगी, अल्टीमेटली कंट्रोल लूज कर जाएगी और एक मॉन्स्टर बन जाएगी। फोर्स ने एक्सहेल किया और बीमिंग स्माइल से शियो से कहा, आई रियलाइज टुडे दैट मिस्टर फूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन माई हार्ट, अ हिम, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू नीड टू बिकम अ डेमीगॉड एज सून एज पॉसिबल एंड फुली एस्केप द फुल मून्स कर्स। टैरो क्लब में ज्वाइन करने के बाद उसने अपनी फ्रेंड की ट्रू सिचुएशन के बारे में जान लिया था। यस, फोर्स ने नॉट किया और स्माइल के साथ कहा, इन शॉर्ट आई नीड टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन टू सेलिब्रेट।
ग्रे फॉग के ऊपर सेफिरा कैसल के अंदर काम डाउन के बाद क्लाइन ने अपनी स्पिरिट बॉडी स्टेट को रिस्टोर करने के लिए कॉजिटेशन का उपयोग किया। जब मैंने पहली बार कॉजिटेशन सीखा तो मुझे एक ऐसी समथिंग की इमेजिन करने की रिक्वायर्ड किया गया था जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, ताकि मेरे माइंड में जो कुछ है उसे रिप्लेस किया जा सके। इस तरह मैं ट्रूली एंटर कॉजिटेशन कर सकता हूँ। उस समय मेरी पहली रिएक्शन अर्थ से एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की आउटलाइन करना थी, लेकिन मैं सक्सीड नहीं हुआ। हे मैंने उस समय इसके बारे में ज्यादा थिंक नहीं किया। अब इन हाइंडसाइट ये पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स को स्पेल कर सकता है। ये ऐसी समथिंग नहीं है जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि एक ऐसी है जिसे हिस्ट्री के फॉग में स्नफ्ड आउट कर दिया गया है। क्लाइन ने अपने टेम्पल्स को रब किया और स्वाभाविक रूप से पास्ट के एक मैटर को रिकॉल किया। उसने तुरंत अपना माइंड फोकस्ड किया और टैरेट क्लब से पहले मिरेकल इन्वोकर फॉर्मूला प्राप्त करने की प्लान की। उस मोमेंट में अमोन धैर्यपूर्वक उस स्पॉट की गार्डिंग कर रहा था जहां वो डाइड हुआ था, इसलिए वो कुछ और नहीं कर सकता था। कुछ कंसिडरेशन के बाद उसने एंशिएंट पैलेस के एक्सटीरियर की ओर ग्रैस्प किया और ग्रे फॉक्स के हिस्टोरिकल वॉइड से एक आइटम को पुल किया। ये एक हार्ड पेपर कवर के साथ बाउंड एक ब्लैक नोटबुक थी, द एंटागोनिस्ट फैमिली की नोटबुक। श्योर इनफ ये द यूनिकनेस का एक मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि द हाफ फूल ऑफ द एंटागोनिस्ट फैमिली द्वारा पीछे छोड़ी गई कुछ पावर्स हैं। क्लाइन ने साई किया और नोटबुक को अपने सामने लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल पर थ्रू कर दिया। ये इसलिए था क्योंकि नोटबुक की कंटेंट प्रॉब्लमैटिक हो सकती थी, इसलिए उसने इसके माध्यम से सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर के फॉर्मूला को डिसाइफर करने का इंटेंट नहीं किया था। वो केवल इसे डिविनेशन के लिए एक मीडियम के रूप में उपयोग कर रहा था। इसके बाद क्लाइन ने एक पेन और पेपर कंजोर किया और एक डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा, द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस नोटबुक। पेन को नीचे रखते हुए उसने पेपर और नोटबुक को पिकअप किया, अपनी चेयर में लीन बैक किया और उसने अभी अभी लिखे वर्ड्स को रिपीट किया। इसे 7 टाइम्स रिपीट करने के बाद वो एक हेजी ड्रीम में एंटर हुआ। उसने एक माउंटेन पीक देखा जो क्लाउड्स तक पहुंचता था। माउंटेन के टॉप पर एक डिलैपिडेटेड टावरिंग पैलेस था जो रियलिटी से सेपरेटेड था। पैलेस में कई प्लेसेस मॉस और वीड से ढकी हुई थी। हॉल के एंड में एक ह्यूज स्टोन चेयर थी, इसकी सरफेस डल जेमस्टोन्स और गोल्ड से इनलेट थी। बीच में अनगिनत ट्रांसपेरेंट मैगेट्स एक क्लस्टर में हडल्ड हुए, जैसे वो धीरे धीरे स्क्विम्बल हुए और पैटर्न से ढके स्लिपरी टेंटिकल्स की तरह बाहर एक्सटेंड हुए। पहले के विपरीत इस बार क्लाइन ने मॉन्स्टर को सीधे देखा और क्लियरली उसकी एक्चुअल अपीयरेंस देखी। ग्रे फॉग के ऊपर का पैलेस अचानक वायलेंटली शेक करने लगा और क्लाइन की स्पिरिट बॉडी कई स्क्वीमिंग वर्म्स ऑफ स्पिरिट में कोलैप्स हो गए, जो पूरे ग्राउंड पर क्रॉल हुए। सेफिरा कैसल इंस्टेंटली क्वेक हुआ और सब कुछ अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हुआ। क्लाइन की स्पिरिट बॉडी वंस अगेन टुक फॉर्म हुई। वो फूल की सीट पर बैठा और उसने अपने टेम्पल्स को रब किया, इससे पहले कि उसने एक राइस स्माइल से कहा, इट रियली इज द हाफ फूल विद द यूनिकनेस। अपने आप से मटर करने के बाद क्लाइन ने एक लाइट रिकलेक्शन की, इससे पहले कि उसने पेन को पिकअप किया और मिथिकल क्रीचर के सीक्रेट्स में प्राय करने से प्राप्त नॉलेज को राइट डाउन करना शुरू किया। सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर। मेन इंग्रेडिएंट्स 1 हार्ट ऑफ द डार्क डिमोनिक वुल्फ, डिजायर्स पावर या दूसरे मिरेकल इन्वोकर की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स 300 ml ऑफ डार्क डिमोनिक वुल्फ ब्लड, 1 वर्म ऑफ टाइम, 1 वर्म ऑफ स्टार। एडवांसमेंट रिचुअल, रिटर्न अ पीस ऑफ हिस्ट्री दैट हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड टू द प्रेजेंट एरा। एक पीस ऑफ हिस्ट्री जिसे लेफ्ट बिहाइंड कर दिया गया है वो प्रेजेंट एरा में रिटर्न हो जाए। रिटर्न न कि रीअपियर, दोनों का मीनिंग पूरी तरह से डिफरेंट है। रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए मेरे लिए 4th या 3rd एपॉक के ट्रू हिस्ट्री को लिखना और उसे डिसेमिनेट करना सफिशिएंट नहीं है। फाउंटेन पेन पकड़े हुए क्लाइंट का राइट हैंड रुक गया। उसने मिरेकल इन्वोकर पोशन की कंटेंट्स का इंस्टिंक्टिवली एनालाइज किया। कुछ थॉट के बाद उसने एक समथिंग पाया जो रिचुअल्स रिक्वायरमेंट से पूरी तरह मैच्ड होता था। वो था सिटी ऑफ सिल्वर के पीपल को फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स से एस्केप करने देना और नॉर्दर्न एंड सदर्न कॉन्टिनेंट्स में रिटर्न होने देना, जिससे ये हिस्ट्री जो 2 से 3000 ईयर्स तक लेफ्ट बिहाइंड थी वो प्रेजेंट एरा में रिटर्न हो सके। ये एमन के परस्यूट से एस्केप करने से ईजियर नहीं है। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स को छोड़ने का एकमात्र वे जायंट किंग्स कोर्ट में एंटर करना और उस पैलेस को ओपन करना है जहां डार्क एंजल सैसरिल डीप स्लंबर में है। ये एंशिएंट सन गॉड की नेगेटिव पर्सनालिटी है। ये किंग्स ऑफ एंजल्स में पहले रैंक पर है और इसे लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, डेप्यूटी ऑफ हेवन के रूप में जाना जाता है। ही करंट एमन से भी स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। इसके अलावा हिज करंट स्टेट को विभिन्न डेटीज द्वारा वॉच किया जा रहा है। हाँ, एमन से मेरे एस्केप की तुलना में इसका मोर कंट्रोलेबल एस्पेक्ट ये है कि मैं सफिशिएंट प्रिपरेशंस कर सकता हूँ। क्लाइन धीरे धीरे एक्सहेलेड हुआ और महसूस किया कि रिचुअल को कंप्लीट करने का एक निश्चित चांस है। वास्तव में वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके बिना भी सिटी ऑफ सिल्वर बार बार जायंट किंग्स रेजिडेंस के डोर को ओपन करने और इस फॉरसेकन लैंड को छोड़ने का वे फाइंड करने के अटेम्प्ट्स करेगा। ये ऐसा था जैसे वो फ्लेम्स की और डार्टिंग मॉथ्स हो, भले ही कॉस्ट ऑफ डेथ हो। चाहे कुछ भी हो, मेरे पार्टिसिपेशन के साथ सक्सेस के चांसेस निश्चित रूप से अब की तुलना में हायर होंगे। क्लाइन
क्लाइन ने सबकॉन्शियसली डार्क एंजल स्लम्बर ग्राउंड के डोर को ओपन करना चाहा ताकि एमन को अट्रैक्ट किया जा सके, जिससे केओस क्रिएट हो और डार्क एंजल की अवेकनिंग से होने वाले डैमेज को ऑफसेट किया जा सके। ये एक टैक्टिक था जिससे वो काफी फेमिलियर था। हालांकि उसने अंत में इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत डेंजरस था। एमन के साथ कुछ समय बिताने और अंततः एक किंग ऑफ एंजल्स के लेवल को देखने के बाद क्लाइन इंस्टिंक्टिवली इन टेरिफाइंग एग्जिस्टेंसेस से फियर करने लगा। वो अब केओस क्रिएट करने के लिए उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट का यूज नहीं करना चाहता था। सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस ही उनके सराउंडिंग बियॉन्डर्स और पूरे रीजन को इररिपेरेबल डैमेज पहुंचा सकती थी। ऐसी सर्कमस्टांसेस में उन पर रिलाई करके एक कियोटिक सिचुएशन क्रिएट करने की ट्राइंग करना अब अबिस के एज पर टॉटरिंग नहीं था। अगर कोई केयरफुल नहीं था तो वो अबिस में और इटर्नल डैमनेशन में फॉल कर जाएंगे। इसलिए बेस्ट था कि ट्राई ना किया जाए। जब तक कि उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं था, उस पॉइंट तक कि एस्केपिंग केवल उसकी विशफुल थिंकिंग हो, क्लाइन ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना चाहता था। इंडीड, एक मिरेकल इन्वोकर के बियॉन्डर पावर्स का एक पोर्शन हिस्ट्री से आता है, इसलिए ऐसी रिचुअल रिक्वायरमेंट है। अदर स्कॉलर्स ऑफ योर्ड ने इसे कैसे कंप्लीट किया? लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल पर 5 मिनट को देखते हुए उसने एक और एंगल से एक पॉसिबल सोल्यूशन के बारे में सोचा। अगर ये मैं होता तो ओनली सोल्यूशन जो मैं थिंक कर सकता हूँ वो ये है कि कुछ पीपल या हिस्ट्री को रियलिटी से आइसोलेट करना। ओनली जब वो फॉरगॉटन हो जाएंगे तभी मैं उन्हें प्रेजेंट एरा में रिटर्न होने दूंगा। इसमें सेंचुरीज या उससे भी लॉन्गर समय लग सकता है। कितना ईविल एक्ट है। ये मुझे द पीच ब्लॉसम फ्रिंग की याद दिलाता है। वो पीपल जो आउटसाइड वर्ल्ड से दूर एक यूटोपिया में रह रहे हैं, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर होती हैं। कुछ थॉट के बाद क्लाइन ने माना कि स्कॉलर्स ऑफ योर के लिए इस रिचुअल की डिफिकल्टी ये थी कि क्या वो रिचुअल होने तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी सेल्फ आइसोलेशन को इंटरप्ट करने वाली बहुत सारी एक्सीडेंट्स हो सकती थी। द फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स ने इन इश्यूज को कंप्लीटली रिजॉल्व कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही ग्रेटर प्रॉब्लम्स भी लाता है। डार्क एंजल सैसरिल, हेवेंस के डेप्यूटी राइट हैंड की अब क्या कंडीशन है? क्या ये एंशिएंट सन गॉड के रिजरेक्शन से रिलेटेड है? ऐसे मैटर में इन्वॉल्व्ड लेवल पहले ही इस वर्ल्ड की सीलिंग तक पहुंच गया है। मैं हमेशा ऐसे मैटर्स में क्यों इन्वॉल्व रहता हूँ? क्लाइन ने एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग लाफ दिया। वो ग्रोबली गेस कर सकता था कि ये सेफिरा कासल द्वारा उसे लाई गई डेस्टिनी के कारण था। आखिरकार ब्लास्फेमर एमन ऐसे डेस्टिनी को शोल्डर करने के लिए अनविलिंग था। अपने वॉन्डरिंग थॉट्स को वापस लेते हुए उसने अपना अटेंशन फिर से मिरेकल इन्वोकर पोशन फॉर्मूला पर फोकस किया। वर्म ऑफ स्टार अप्रेंटिस पाथवे से है। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स में 3 नेबरिंग पाथवेज की हाई ग्रेड स्पिरिचुअल मटेरियल्स हैं। मैंने ऑलरेडी वर्म्स ऑफ टाइम को फेट साइफन चार्म्स में बना दिया है। उन्हें रिस्टोर करने का कोई वे नहीं है। क्या मैं लियोनार्ड की ग्रांडपा से एक और लेंड करने के लिए कहूँ? इसे लेंड करना कैसे कहा जा सकता है? मैं इसके एक्सचेंज में येस्टरडे वंस मोर चार्म के अपग्रेडेड वर्जन का यूज करने जा रहा हूँ। मुझे वर्म ऑफ स्टार कहाँ फाइंड करना चाहिए? अप्रेंटिस पाथवे से बहुत सारे डेमी गॉड्स नहीं है जो रियल वर्ल्ड में रहते हैं। द ऑरोरा ऑर्डर्स सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटीज। हालांकि मैं फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में स्टक हूँ और उससे डील नहीं कर सकता। मैं बस मैम हर्बिट और क्वीन मिस्टीक से हेल्प के लिए आस्क कर सकता हूँ। साथ ही मुझे मिस मैजिशियन को जल्द से जल्द एक ट्रैवलर बनने के लिए अर्ज करना होगा। हाँ, मैं उससे आस्क कर सकता हूँ कि उसके टीचर से पूछे कि वर्म्स ऑफ कॉस्मोस कहाँ हो सकते हैं। वास्तव में केवल एक ही मेन इंग्रेडिएंट है, या तो ये डार्क डेमोनिक वुल्फ का हार्ट है या अदर मिरेकल इन्वोकर्स द्वारा प्रोड्यूस्ड बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये 2 नहीं है। हाँ, ये भी मतलब है कि इस लेवल पर बहुत सारे स्कैटर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब गैदर हो गए हैं। द डार्क डेमोनिक वुल्फ को गॉड ऑफ विशेस के नाम से भी जाना जाता है। वो एक स्टैंडर्ड एंजल है, एक सब्सिडरी गॉड है। अगर मुझे कोई मटेरियल्स नहीं मिलती जिनका यूज किया जा सके तो क्या मैं एक गॉड को स्ले कर रहा हूँ? एक एंजल का लेवल पहले से ही एक हिडन एग्जिस्टेंस माना जा सकता है। सीक्वेंस 3 होने से एक फंडामेंटल डिफरेंस है। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही मुझे डर लगता है। हेल्पर्स की लिस्ट बनाने के बाद उसे बहुत ज्यादा ईज फील हुआ। उसे एक फीलिंग थी कि जब उसके डेट्स एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक पहुंच जाते हैं तो वो अब उनसे फियर नहीं करता है। उसने फाउंटेन पेन पकड़े हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाया और उसने कंटिन्यू किया जो उसने पहले सीखा था, उसे रिकॉर्ड करना। इसमें से अधिकतर चीजें वो पहले से ही जानता था और वो इसे केवल एक रिमाइंडर के रूप में यूज कर सकता था। अंत में उसने 5 मिनट के कॉर्नर में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी। सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज। मेन इंग्रेडिएंट्स 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक। इन्फॉर्मेशन का ये पीस मतलब था कि सीक्वेंस 1 बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स को अदर मीन्स से ऑब्टेन करना डिफिकल्ट था, जिनमें से केवल 3 ही चूज करने के लिए थे। इनमें से एक हॉर्निकैरिस माउंटेन रेंज की मेन पीक पर द हाफ फूल पर है। ये यूनिकनेस के साथ है। दूसरा ज़ारातुल के साथ है। अभी भी एक और है। लियोनार्ड ने जो कहा उसके अनुसार ट्रू क्रिएटर के पास इसके लोकेशन के क्लूज है। ये कहाँ हो सकता है? हाँ, लिटिल सन और बाकी ने नॉर्दर्न सिटी रूइंस नाइस में शेप शिफ्टर्स का हंट किया था। ऐसा लगता है कि वहाँ सियर पाथवे की एक हाई लेवल एग्जिस्टेंस लर्किंग है।
मुझे आश्चर्य है कि ये मिरेकल इन्वोकर या अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज से कॉरेस्पॉन्ड करता है। क्लाइन को धीरे धीरे एक थॉट आया और उसने प्लान किया कि वो रिसरेक्टेड होने के बाद, एमन से एस्केप्ड होने के बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए नाइस विजिट करेगा। उसने जो नॉलेज गेन किया था उसे डाइजेस्ट करने के बाद उसने जंक पाइल से अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच को समन किया और टाइम चेक करने के लिए ओपन किया। इससे पहले कि वो ब्लड एम्परर के रूइंस को डिस्ट्रॉय करता, उसने बैटल में जिन चीजों की उसे जरूरत नहीं थी उन्हें डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए ग्रे फॉग के ऊपर सैक्रिफाइस कर दिया था। इसके बावजूद उसने बैटल और अपने इवेंचुअल सुसाइड के बाद काफी कुछ लॉस्ट कर दिया। इसके अलावा वो सब एक्सट्रीमली वैल्यूबल थे। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही वो ऑलमोस्ट लूज कंट्रोल कर देता। ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स, डेथ नेल, क्रीपिंग हंगर, फेट साइफन चार्म, फ्लेयरिंग सन चार्म्स, मैरिनेट कोनास और उसके इक्विपमेंट, मैरिनेट एन्यूनाई और उसकी 2 रिंग्स और एडवेंचरस हार्मोनिका। नहीं, मैं अब इसके बारे में नहीं सोच सकता। थैंकफुली मैंने एजिक्स कॉपर विसल को ग्रे फॉग के ऊपर अहेड ऑफ टाइम थ्रो कर दिया था। थैंकफुली मैं इन आइटम्स के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस को समन कर सकता हूँ। वे बस मेरे साथ एक डिफरेंट फॉर्म में हैं। हाँ, शायद ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स के लिए नहीं। क्लाइंट के टेम्पल्स थ्रॉब हो रहे थे, जैसे कि वो हैवी फील करने से खुद को हेल्प नहीं कर सका। उसने साई किया और आइटम्स पर सीरियसली मॉन्ट किया, खासकर उस मिस्टिकल आइटम पर जिसने लंबे टाइम तक उसका साथ दिया था, क्रीपिंग हंगर। एक लंबी साइलेंस के बाद क्लाइंट ने अपने अटेंशन को प्रेजेंट पर वापस फोर्स किया और जैसे ही वो टैरो गैदरिंग के बिगिन होने का वेट कर रहा था, उसने कैजुअली एंशिएंट सन गॉड और चर्नोबिल जैसी अदर मैटर्स के बारे में सोचा। अचानक वो थोड़ा फ्राउंड हुआ, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है, यहाँ कभी भी ट्रांसमिटर्स नहीं रहे हैं। वे सभी एंशिएंट ह्यूमंस हैं जिन्हें सेफिरा कासल द्वारा रिलीज किया गया था। तो क्या केओटिक सी जैसी प्लेसेस में सिमिलर एग्जिस्टेंसेस हैं? क्या चर्नोबिल को एक सैंक्चुरी में कन्वर्ट कर दिया गया था? अमोन ने जो कहा और जो मैंने अपने डिविनेशन में देखा, उसके अनुसार एंशिएंट सन गॉड वास्तव में चर्नोबिल में वोकन अप हुआ था। तो क्या वो सेफिरा कैसल से रिलीज्ड एक ट्रांसमाइग्रेटर है या एक सैंक्चुरी का एक सर्वाइवर? अगर ये लैटर है तो ककून के अंदर थर्ड पर्सन कौन है? ये सोचने पर क्लाइन अलार्म्ड हो गया, क्योंकि उसकी प्यूपल्स थोड़ी डायलेट हो गईं। उसे पहले ही एल्स के हिस्ट्री के बारे में एक निश्चित गेस था। इसका सेफिरा कैसल से लाइकली कोई लेना देना नहीं था। इस तरह वो अभी भी थर्ड या अधिक करेक्टली फर्स्ट ट्रांसमाइग्रेटर की करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी फाइंड नहीं कर सका। ये ट्रांसमाइग्रेटर हिस्ट्री में कोई ट्रेसेस पीछे नहीं छोड़ता था। बिना किसी हेजिटेशन के क्लाइन की कॉन्शियसनेस ग्रेश व्हाइट फॉग में सैंक हो गई। सेफिरा कैसल की पावर के साथ वो सीधे हिस्ट्री के एक निश्चित पार्ट में आया जो रिलेटिवली डिस्टेंट था। ये लाइट के कई फ्रैगमेंट से बना था और सबसे क्लियरेस्ट वन लाइट के डोर के ऊपर सस्पेंडेड चाओमिंग रूई था। और चाओमिंग रूई के बगल में हिस्ट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉग रोजेल के उसके सफिशिएंट नॉलेज के कारण तुरंत लिट अप हो गया। उसने एक यंग मैन को देखा जिसकी आईज भी ककून में कसकर शट थी। इसे वेरीफाई करने की कोई नीड नहीं थी। फेमिलियरिटी और स्पिरिचुअल इंट्यूशन की उस सेंस के माध्यम से उसने कंफर्म किया कि ये एम्परर रोजेल गुस्ताव हुआंग ताओ का फॉर्मर इनकारनेशन था। एम्परर के ट्रू अपीयरेंस की अप्रिशिएट करने की बॉदर किए बिना क्लाइंट ने अपनी गेज को दूसरी साइड पर टर्न किया। वहां एक ट्रांसपेरेंट ककून था और अंदर की फिगर को वेगली देखा जा सकता था। चूंकि उसने पहले ही अन्य हैंग्ड फिगर्स को देखा था, उसने हिस्ट्री के फॉग में कई लाइट के फ्रैगमेंट्स को लिट अप किया था। वे एक दूसरे को इंटरव्यू करते थे और स्टिमुलेट करते थे, जिससे वो फजी एरिया को बैरली देख पाता था। अंदर की फिगर ऑब्वियसली एक वुमन थी, फीमेल। एक थॉट उसके माइंड में आया, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि ट्रांसमाइग्रेटर को एनालाइज करते समय उसने एक डायरेक्शन मिस कर दी थी। ट्रांसमाइग्रेटर्स के पास एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट होता था। वे पूरी तरह से खुद को कंट्रोल कर सकते थे और कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ते थे जो टाइम से एक्सीडेड हो। लेकिन एक थिंग से अवॉइड नहीं किया जा सकता था। ये बहुत ऑब्वियस था कि सेफिरा कैसल सीयर, अप्रेंटिस और मराउडर से रिलेटेड 3 पाथवेज से रिलेटेड था। एक ट्रांसमाइग्रेटर के बर्थ के बाद उन्हें जल्दी से इन 3 पाथवेज में से एक के साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ता था। क्लाइंट न केवल एंटीगनस फैमिली के नोटबुक के द्वारा लाए गए केस में इन्वॉल्व था, बल्कि उसे जल्दी से सीयर पोर्शन चूज करने का अपॉर्चुनिटी भी मिला। इंटीज में जहां रोजेल एक्टिव था, वहां सीक्रेट ऑर्डर था और उसे जरातुल के बारे में जल्दी पता चला। इस लॉजिक के अनुसार मराउडर अथॉरिटी वाले एंशिएंट सन गॉड वास्तव में रीजनेबल सस्पेक्ट्स में से एक था। क्लाइंट ने तुरंत एक पेन और पेपर कंजोर किया और उन कॉरेस्पॉन्डिंग नेम्स को लिस्ट करना शुरू किया जो उस मोमेंट में वो जानता था। उदाहरण के लिए एंटीगनस, जरातुल और एब्राहम फैमिली से 4th एपक पीपल या एंशिएंट सन गॉड को सराउंडिंग किंग्स ऑफ एंजल्स। जल्दी ही क्लाइंट की गेज कुछ नेम्स पर स्टॉप हो गई। फर्स्ट पर्सन कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट गॉड फ्लेग्रेया था, जिसके पास क्लियरली सीयर का अथॉरिटी था। उसके पीछे उसका सब्सिडरी गॉड था, द गॉड ऑफ द डेड सैलेंजर एंड गॉडेस ऑफ मिसफॉर्चून अमेनेसिस। द लैटर को एवनाइट गॉडेस के रूप में भी जाना जाता था। क्लाइन ने अपने सामने मौजूद पार्चमेंट को बिना हिले डुले काफी देर तक देखा। थोड़ी देर बाद उसने लंबी मॉटल टेबल के किनारे को धीरे से थपथपाया, जिससे उसके द्वारा कॉन्जर की गई सभी चीजें गायब होगी। उसने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच बुलाई और समय देखने के लिए उसे खोला। उसने लिटिल सन को एक मैसेज भेजा, उसे टैरो गैदरिंग में भाग लेने के लिए तैयार होने की सूचना दी। लगभग 1000 हार्टबीट्स के बाद लंबी ब्रॉन्ज टेबल के दोनों ओर से डार्क रेड बीम्स ऑफ लाइट उठी, जो अलग अलग हाई बैक चेयर्स पर विभिन्न आकृतियों यानी फिगर्स में बदल गई। बिना किसी समय के अंतराल के टैरो क्लब के सभी
सभी सदस्यों ने उस फिगर की ओर देखा जो सबसे अंत में बैठी थी और ग्रे फॉग में लिपटी हुई थी। ये देखकर कि मिस्टर फूल ने मोनोकिल नहीं पहना है, लेनर्ड ने मन ही मन राहत की सांस ली। फिर उसने मुड़कर लंबी मॉटल टेबल के नीचे की ओर देखा ताकि द वर्ल्ड क्लाइन मोरेटी की स्थिति की पुष्टि कर सके। उसकी तरह ही कैटलिया, ऑड्री और फॉर्स ने मिस्टर फूल को देखने के बाद सहज रूप से अपना ध्यान द वर्ल्ड गियरमैन स्पैरो की ओर लगाया। उनमें से एक जानती थी कि द वर्ल्ड एक डेंजरस सिचुएशन में था और केवल मिस्टर फूल का आशीर्वाद ही मांग सकता था। दूसरे को 2 दिनों तक कोई फीडबैक नहीं मिला था और उसे संदेह था कि गियरमैन स्पैरो वास्तव में जॉर्ज III से संबंधित मामले में फंस गया था और उस दौरान निश्चित रूप से कुछ हुआ था। अंतिम वाली जानती थी कि जॉर्ज III का मामला बेहद रिस्की था और वो थोड़ी चिंतित थी कि मिस्टर वर्ल्ड को गंभीर चोटें आई होंगी। ये देखकर कि द वर्ल्ड गियरमैन स्पैरो बिना किसी असामान्यता के बिल्कुल ठीक है, ऑड्री ने अपनी नजर हटाई, कर्टसी की और लंबी ब्रॉन्ज टेबल के अंत की ओर झुककर अभिवादन किया। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। दुनिया की स्थिति और भी क्योटिक होने के साथ उसे इस बात से थोड़ा सुकून मिला कि टैरो क्लब अभी भी अपनी ओरिजिनल स्टेट बनाए रख सकता है। इससे उसके मूड में काफी सुधार हुआ। मिस जस्टिस के नेतृत्व में टैरो क्लब के सदस्यों के झुकने के बाद द फूल क्लाइन ने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे सभी को बैठने का संकेत मिला। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि आप सभी बहुत चिंतित थे कि आज की टैरो गैदरिंग हमेशा की तरह होगी या नहीं। ये सुनकर एल्जर के दिल की धड़कन तेज हो गई और धक धक की आवाज सुनाई देने लगी। बिना किसी संदेह के उसने माना कि मिस्टर फूल उसे संदर्भित कर रहे थे और उसे एक जेंटल पनिशमेंट दे रहे थे। दूसरे शब्दों में उन्होंने उसे पश्चाताप करने का मौका दिया था। एल्जर ने अपना सिर झुकाया और कांपती हुई आवाज में कहा, हम पर्याप्त पायस नहीं थे और हमने बहुत अधिक सोच लिया। मिस्टर हैंग्डमैन, मेरी ओर से माफी क्यों मांग रहे हैं? फॉर्स, जिसने क्षियो को मिस्टर फूल से पूछने का निर्देश दिया था कि क्या टैरो गैदरिंग निर्धारित समय पर होगी, एक पल के लिए दंग रह गई और फिर उसने सोचना छोड़ दिया। फिर वो लंबी ब्रॉन्ज टेबल के अंत की ओर मुड़ी और उसने अपना सिर झुकाया। उसने दोहराया, हम पर्याप्त पायस नहीं थे और हमने बहुत अधिक सोच लिया। तो पिछले कुछ दिनों में मिस्टर फूल से प्रार्थना करने वाली मैं अकेली नहीं थी। मिस्टर हैंगमैन का दावा है कि उन्होंने चीजों को जरूरत से ज्यादा सोचा, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि टैरो गैदरिंग रद्द हो जाएगी, जिससे उन्हें कुछ अनावश्यक अटकलें लगानी पड़ी। लेकिन फॉर्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ऑड्री ने मेज के आर पार और फिर अपने दोनों तरफ देखा और उसे सब समझ आ गया। द फूल ने सिर हिलाया और चारों ओर फिर से देखा। ऐसी चिंता सामान्य मानी जाती है। वो हंसे और आह भरी। मैंने हाल ही में द वर्ल्ड के शरीर का उपयोग फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में अमोन के साथ एक खेल खेलने के लिए किया है। शुक्र है कि हमें ये टैरो गैदरिंग छोड़नी नहीं पड़ी। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच था, लेकिन दूसरे इस जानकारी से जो अर्थ निकालेंगे वो निश्चित रूप से वास्तविक स्थिति से बहुत दूर होगा। और इस तरह भले ही द वर्ल्ड गियरमैन स्पैरो के द फूल के बराबर होने की खबर जारी हो जाए, टैरो क्लब के सदस्य केवल अपने मन में मुस्कुराएंगे कि अमोन अपनी डिसीटफुल ट्रिक्स को आजमाने की कोशिश कर रहा है। एक समय अवधि के लिए द वर्ल्ड का द फूल के बराबर होने का मतलब ये नहीं था कि द वर्ल्ड हमेशा द फूल के बराबर था। सच का एक हिस्सा भी झूठ होता है। अमोन के साथ एक खेल खेला। ओल्ड मैन का अंदाजा सही था। मिस्टर फूल जानबूझकर क्लाइन को ब्लास्फीमर अमोन को फंसाने के लिए बेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जैसा कि दिख रहा है, उन्होंने काफी संतोषजनक रिजल्ट प्राप्त किया है, जिससे अमोन को भयानक नुकसान पहुंचा है। लेनर्ड, जिसने पहले ही कई अटकलें लगाई थी, उसे ये पूरी तरह से उसकी उम्मीदों के अनुरूप लगा और उसने मिस्टर फूल की बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। मिस्टर फूल ने 15 मिनट तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अमोन से लड़ते हुए एक क्रिटिकल मोमेंट में थे। वो ऐसी स्थिति में पहले ही रिकवर कर चुके हैं। ऑड्री ये सुनकर सुखद रूप से आश्चर्यचकित थी और किसी कारण से उसे गर्व की तीव्र भावना महसूस हुई। एल्जर को भी मिस्टर फूल के शब्दों से समझ आ सकता था कि उन्होंने अपनी रिकवरी की ओर एक और कदम बढ़ाया है। वो वास्तव में किंग ऑफ एंजल के खिलाफ ऊपरी हाथ रख सकते थे। इससे वो खुद पर और भी ज्यादा निराश हो गया कि उसने संदेह किया और द फूल का परीक्षण किया। मिस्टर फूल ने पहले ही संकेत दे दिया था कि टैरो गैदरिंग रद्द हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके और अमोन के बीच में संघर्ष होगा। वास्तव में ये भी संभव है कि उन्होंने अमोन के लिए जाल बिछाकर खुद इस घटना को अंजाम दिया हो। एल्जर ने तुरंत कई संबंध बना लिए और महसूस किया कि ऐसी हाई लेवल एग्जिस्टिंग्स के सामने वो अपने विचारों को छिपा नहीं सकता। उसने खुद को फिर से चेतावनी दी कि मैं ऐसी चीजें दोबारा नहीं कर सकता। तो मिस्टर वर्ल्ड ने कोई फीडबैक नहीं दिया, क्योंकि उनके शरीर का उपयोग मिस्टर फूल द्वारा अमोन का विरोध करने के लिए किया जा रहा था। वो किंग ऑफ एंजल अमोन वास्तव में शक्तिशाली है। मिस्टर फूल को वास्तव में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी पड़ी। फॉर्स और क्षियो ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पिछले सवालों के बारे में अब कोई संदेह नहीं बचा था। कैटलिया मोटे तौर पर समझ गई कि द वर्ल्ड क्यों गायब हो गया था। उसने ये भी अनुमान लगाया कि जिस मैसेंजर के द वर्ल्ड के साथ संबंधित मामले थे, वो शायद फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में प्रवेश नहीं कर पाई। साथ ही वो वर्तमान समय में मंच पर एक किंग ऑफ एंजल के प्रकट होने से बहुत हैरान थी। उसे लगा कि ये एपोकलिप्स के साइंस में से एक है। एमलिन को हाल ही में हुई किसी भी घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। वो केवल कुछ हद तक खाली नजरों से सबकी ओर देख रहा था। किसी रहस्यमयी कारण से उसे लगा कि उसे 1 या 2 सप्ताह से कहीं अधिक
समय तक चैनिस गेट के पीछे बंद रखा गया है। शायद ये 1 या 2 महीने थे, इस हद तक कि उसे लगा कि अब उसका वर्तमान स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। द वर्ल्ड फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आ गया है। क्या मिस्टर फूल ने उनके शरीर का उपयोग उस भयानक अमोन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए किया? डेरिक पहले घबराया, फिर उसे खुशी की तीव्र भावना महसूस हुई। इसका मतलब ये था कि सिटी ऑफ सिल्वर के अगले अन्वेषण को जबरदस्त मदद मिलेगी। उसने तुरंत लंबी ब्रॉन्ज टेबल के अंत की ओर देखा और उसके मुंह से निकला, सम्माननीय मिस्टर फूल, चीफ एक रिचुअल के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप ऐसे निरोध से सहमत हैं? अपनी प्रार्थनाओं से इसके बारे में पहले ही जान चुके क्लाइन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, जरूर। अपना वादा प्राप्त करने के बाद डेरिक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे अपना आभार व्यक्त करे। 2 सेकंड बाद उसने अपना सिर झुकाया और जोर से कहा, मेरी आस्था केवल मिस्टर फूल में है। द फूल ने सिर हिलाया और मैडम हर्मिट की ओर देखा। उन्होंने गर्मजोशी से कहा, इस बार आपके पास क्या प्रश्न है? क्वीन ने अपने पत्र में कुछ नहीं कहा। कैटलिया दंग रह गई क्योंकि उसने पहले वो पूछना निश्चित किया जो वो जानना चाहती थी। आखिरकार वो अभी भी कई सवाल पूछ सकती थी। उसने 2 सेकंड के लिए विचार किया और कहा, सम्माननीय मिस्टर फूल, जॉर्ज III की मृत्यु के पीछे का सच क्या है? जैसे ही द हर्मिट ने ये कहा, जस्टिस ऑड्री और कंपनी ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया। यही वो चीज थी जो वो जानना चाहते थे। उनमें से द स्टार लेनर्ड को इस मामले की एक निश्चित स्तर की समझ थी। वो इस घटना के पीछे के गहरे कारण के बारे में अधिक चिंतित था। और टैरो क्लब के सदस्यों के बीच में स्थिति के बारे में सबसे ज्यादा भ्रमित था एमलिन। उसका मन क्या और क्या हुआ जैसे विचारों से भरा था। उसने हाल ही में अखबार तक नहीं पढ़े थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि राजा जॉर्ज III की हत्या कर दी गई है। जहां तक द सन की बात है, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि जॉर्ज III बिना किसी कारण के क्यों मर गया, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। द फूल क्लाइन ने मुस्कुराया और शांति से कहा, जॉर्ज III ब्लैक एम्परर बनना चाहता था और इसी कारण से उसने टूडर रूइंस को खोदा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हुआ और ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड पैदा किया। उसने एक युद्ध शुरू किया जिससे फेसैक एयरशिप्स को बैकलैंड पर बमबारी करने की अनुमति मिली। दुर्भाग्य से वो अंतिम रिचुअल में असफल रहा और रिचुअल के लिए उसे जिस सीक्रेट मौसोलियम की आवश्यकता थी वो नष्ट हो गई। उन्होंने अपनी मर्जी से स्थिति स्पष्ट किए बिना पूरी घटना का वर्णन किया। अपनी मर्जी से स्थिति स्पष्ट करना मिस्टर फूल की गरिमा के नीचे होता। द ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड, हवाई जहाज का हमला, ये सब जॉर्ज III ने देवता बनने के लिए किया। ऑड्री की आंखें फैल गईं क्योंकि उसे तुरंत उन 2 चीजों की याद आ गई जिनका उसने पहले अनुभव किया था। अचानक उसे समझ आ गया कि द वर्ल्ड गियरमैन स्पैरो जॉर्ज III को देवता बनने से क्यों रोकना चाहता था। वो जानती थी कि वो सौम्य और दयालु सज्जन थे और वो निश्चित रूप से इन 2 दुखद मामलों के पीछे के अपराधी को सजा से बचने नहीं देंगे। अगर मैं होती तो मैंने भी ऐसा करने के बारे में सोचा होता, लेकिन मैं हिचकिचाती और बुरे विकास की संभावना से रुक जाती। जहाँ तक द वर्ल्ड गियरमैन स्पैरो की बात है, वो दृढ़ और निर्णायक है। ये ऐसा मामला है जिसमें देवता शामिल है। हाँ, इस मामले में मिस्टर फूल की इच्छा भी होनी चाहिए। ऑड्री ने द वर्ल्ड गियरमैन स्पैरो की ओर देखा, जो लंबी ब्रॉन्ज टेबल के दूसरे छोर पर चुपचाप बैठा था, और उसने अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। ब्लैक एम्परर, जॉर्ज III देवता बनना चाहता था? ये हाँ, मिस्टर फूल के पास ब्लैक एम्परर कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी है। गियरमैन स्पैरो पहले ग्रेट स्मॉग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले की जांच कर रहा था। वास्तव में ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे। इसके पीछे वास्तव में ऐसा रहस्य छिपा था। जैसा कि दिख रहा है, मिस्टर फूल का लक्ष्य पूरा हो गया है। उनकी योजना सफल हुई है, इसलिए वो अपनी रिकवरी की ओर एक और कदम बढ़ा चुके हैं। वो अभी किंग ऑफ एंजल का डट कर सामना कर सकते हैं। एल्जर जितना इसके बारे में सोचता था, वो उतना ही डरा हुआ और उत्साहित हो गया। उसे लगा कि पहले से कुछ सुराग जानने के बावजूद वो मिस्टर फूल के सेटअप से पूरी तरह से अनजान था। लेनर्ड और फॉर्ज और टैरो क्लब के अन्य सदस्यों द्वारा अनुभव किए गए झटके के बीच कैटलिया, जिसे पहले से आभास था, उसने अपनी भावनाओं को दबाया और एक और प्रश्न पूछने का निर्णय किया। सम्माननीय मिस्टर फूल, इस मामले में 7 देवताओं का क्या रुख है? अच्छा सवाल है। द फूल क्लाइन ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की और उन्होंने रेड एंजल ईविल स्पिरिट के स्पष्टीकरण का उपयोग करते हुए अपने शब्दों में समझाया, 7 डेटीज एक ब्लैक एम्परर चाहते हैं, लेकिन वे ब्लैक एम्परर के कैंडिडेट के लिए एक मत नहीं है। जब जॉर्ज III ने सीक्रेट प्रेपरेशंस के माध्यम से इसे बनने का टिकट सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, तो 7 डेटीज के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वे उसे अप्रूव करते हों या नहीं। तो ये स्थिति है। द मून, एमलिन और द सन डेरिक को छोड़कर टैरेट क्लब के अन्य सदस्य प्रबुद्ध यानी एनलाइटेंड हो गए। वे मोटे तौर पर समझ गए कि क्यों चर्चेज ने ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड की त्रासदियों, फेसैशन एयर रेड से हुई मौतों और जॉर्ज III की असैसिनेशन के समय काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी व्यवहार किया था। इसके बाद उनके मन में अचानक एक सवाल आया। चूंकि जॉर्ज III ने पहले ही तैयारी कर ली थी और 7 डेटीज की टैसिट अप्रूवल प्राप्त करते हुए रिचुअल के अंतिम चरण तक पहुंच गया था, तो ही विफल क्यों हुआ?
उन्होंने तुरंत एक जवाब सोचा, क्योंकि मिस्टर फूल इससे सहमत नहीं थे। जॉर्ज थर्ड के ब्लैक एम्परर रिचुअल के विनाश में चर्चेज ने शायद इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। शायद उन्होंने मिस्टर फूल के सबऑर्डिनेट्स को कुछ मदद भी प्रदान की थी। क्या चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स ने इस केओस का उपयोग गुप्त रूप से कुछ करने के लिए किया? नहीं, वे शायद इसे बहुत अधिक नहीं छिपाएंगे। लेनर्ड ने उन सभी विवरणों को याद किया जो उसने पहले खोजे थे, और उसे पूरी स्थिति पर अपनी पकड़ का भरोसा था। 7 डेटीज की टैसिट अप्रूवल। मिस्टर फूल ने इसे वीटो कर दिया और जॉर्ज थर्ड के अपोथियोसिस रिचुअल को गुप्त रूप से नष्ट करने के लिए द वर्ल्ड और अन्य ब्लेसिड को भेजा। लेकिन इसका क्वीन से क्या लेना देना है? उन्हें ये कैसे पता चला कि गर्मन स्पैरो गायब हो गया है? ब्लैक एम्परर। क्वीन ने शायद मिस्टर फूल के नेतृत्व वाले ऑपरेशन में भाग लिया होगा और बाद में पता चला होगा कि एक पार्टिसिपेंट गायब हो गया है। कैटलिया ने अपने समृद्ध ज्ञान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से सच्चाई का एक अंदाजा लगाया। इसी समय एमलिन ने अभी हुई चर्चाओं का अर्थ निकालना शुरू कर दिया था और वो अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी के दौरान बाहर हुए घटनाक्रमों को समझने में सफल रहा। जॉर्ज थर्ड ने गुप्त रूप से देवता बनने की साजिश रची थी और उसे 7 डेटीज की टैसिट अप्रूवल मिली थी। अंत में मिस्टर फूल के ब्लेसिड ने उसके रिचुअल को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखते हुए कि हर कोई चुप था, द फूल क्लाइन ने द हर्मिट कैटलिया की ओर देखा और कहा, कोई और सवाल? देयर इज नथिंग एल्स दिस टाइम। कैटलिया ने अपना सिर और भी नीचे झुका दिया। वो लंबी ब्रॉन्ज टेबल के अंत में बैठी शक्तिशाली आकृति के प्रति पहले से कहीं अधिक सम्मानजनक थी। यद्यपि वो लंबे समय से जानती थी कि मिस्टर फूल के अधीन स्नेक ऑफ फेट, डेथ काउंसिल और एंशिएंट बेन थे और वो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के गुप्त नियंत्रण में थे, फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर फूल वास्तविक दुनिया में जिन शक्तियों को जुटा सकते हैं वो एक राजा के अपोथियोसिस रिचुअल को नष्ट करने में सक्षम होंगी। इसके अलावा उन्होंने क्रिएटर के बेटे यानी एक किंग ऑफ एंजल की साजिश को नाकाम कर दिया था। मिस्टर फूल की छिपी हुई शक्तियां मेरी कल्पना से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। टैरेट क्लब के सदस्य उन पर क्या प्रभाव डालते हैं? एक बैकिंग फैक्शन, व्यक्तिगत विकास, या ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है? कैटलिया ने तुरंत कई चीजों के बारे में सोचा और क्षण भर के लिए भूल गई कि वो पहले से ही सीक्वेंस 4 डेमीगॉड थी। वो जिस किसी भी संगठन में होती उसे ऊपरी पायदान का सदस्य माना जाता। मिस्टर फूल द्वारा प्रदर्शित कारनामे ही एक सेंट के आत्मविश्वास को कम करने के लिए पर्याप्त हैं। जस्टिस ऑड्री ने मैडम हर्मिट पर सिर्फ एक नजर डाली और उसकी मानसिक स्थिति का अर्थ निकाल लिया। इसी समय द फूल क्लाइन ने सिर हिलाया। तुम शुरू कर सकते हो। ये सुनकर लेनर्ड तुरंत लंबी मॉटल्ड टेबल के दूसरे छोर की ओर मुड़ा और द वर्ल्ड से कहा, आपकी क्या स्थिति है अब? फॉर्स, ज्यू, ऑड्री और टैरेट क्लब के अन्य सदस्यों ने भी अपनी नजरें उधर डाली और द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो की स्थिति के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उनके दृष्टिकोण से मिस्टर वर्ल्ड, जो मिस्टर फूल और एंजल ऑफ टाइम आमन के बीच एक युद्ध औजार के रूप में फंसा हुआ था, शायद एक बुरी स्थिति में था। उसका जीवित रहना ही इस बात का संकेत था कि उसे पर्याप्त भाग्यशाली माना गया था। अलग अलग चिंताओं को महसूस करते हुए क्लाइन ने द वर्ल्ड को नियंत्रित किया और भारी आवाज में हंसा। बहुत खराब नहीं, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं। ये सब मिस्टर फूल की कृपा है कि मैंने आखिरकार आमन से एक रहस्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं पूरी तरह से उसकी पकड़ से नहीं निकल पाया हूँ। मैं वर्तमान में काफी कठिन स्थिति में हूँ। मैंने एक निश्चित गुप्त स्थिति में प्रवेश करने और आमन की पकड़ से अस्थायी रूप से खुद को मुक्त करने के लिए मिस्टर फूल की शक्तियों पर भरोसा किया है। हालांकि अगर मैं इस स्थिति को समाप्त करता हूँ और वास्तविक दुनिया में लौटता हूँ तो मैं खुद को वहीं पाऊंगा जहां मेरा शरीर है, और इसकी बहुत संभावना है कि आमन अभी भी आसपास ही मंडरा रहा होगा। मैं समाधान खोजने का एक प्रयास करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि इस मामले में आपकी क्या राय है? द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो के शब्दों के पीछे का अर्थ बहुत स्पष्ट था। वो पहले खुद पर भरोसा करना चाहता था, मिस्टर फूल की मदद को अंतिम विकल्प के रूप में छोड़ते हुए, और उसका वास्तविक अर्थ मूल रूप से वही था। पहले प्रतिबंधों को बाईपास करने का तरीका खोजे, और यदि उसका समाधान वास्तव में काम नहीं करता तो वो अनडेड होने की स्थिति में रहने का विचार करेगा। समाधान? अल्जर और कंपनी अचानक थोड़े उत्तेजित हो गए, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए सुझावों का उपयोग एक किंग ऑफ एंजल के खिलाफ लड़ने के लिए किया जाएगा। यदि उन्हें नियुक्त किया गया और वे काम आए तो ये उनके जीवन का एक गौरवपूर्ण क्षण होगा। ऑड्री उत्साह में बोलने ही वाली थी कि उसने अपने शब्द वापस ले लिए, क्योंकि वो जानती थी कि वो रैंडम सुझाव नहीं दे सकती, अन्यथा इससे मिस्टर वर्ल्ड आमन द्वारा पकड़े जा सकते थे। ज्यू ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा और महसूस किया कि वो कोई उपयोगी सुझाव नहीं दे सकती। वो केवल निरीक्षण करने और सीखने का चुनाव कर सकती थी। क्या ये वही होना चाहिए जहाँ आपका मूल शरीर था? क्या आपके पास कोई खून या बाल हैं जो कहीं और रखे गए थे? अल्जर ने कुछ देर सोचा और एक प्रश्न के माध्यम से सुझाव दिया।
द फूल ने कुछ देर सोचा और द वर्ल्ड से अपना सिर हिला दिया। नहीं, उसके मूल शरीर की तुलना में खून की एक नली बहुत कम थी। ये सोचते हुए क्लाइन के मन में अचानक एक विचार आया कि शायद वे उन खून की 2 नलियों को सामग्री के रूप में उपयोग करके उन्हें अन्य तरीकों के साथ मिलाकर एल्केमिकल लाइफ का उपयोग करके एक नया शरीर बना सकते हैं। इसमें 2 समस्याएं हैं। पहली ये कि एल्केमिकल लाइफ के लिए स्पिरिट बॉडी की भागीदारी की आवश्यकता है, अन्यथा अंतिम उत्पाद मेरा शरीर नहीं माना जा सकता। दूसरा ये कि मैं किसी ऐसे डेमीगॉड्स को नहीं जानता जो एल्केमिकल लाइफ को पूरा कर सके। उनसे हालांकि संबंधित एकमात्र व्यक्ति फ्रैंकली है। क्या मैं अंत में एक मशरूम मैन बन जाऊंगा? तब तो मैं अनडेड होने से बेहतर रहूंगा। जैसे ही क्लाइन ने इसके बारे में सोचा, वो लगभग कांप गया। द हैंगमैन के सुझाव को खारिज किए जाने के बाद द हर्मिट कैटलिया ने अपने मिस्टिसिज्म के ज्ञान के आधार पर कदम बढ़ाया और विचार करके पूछा, क्या आपके पास सीक्वेंस 3 सील्ड आइटम है? द वर्ल्ड ने पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? सीक्वेंस 3 सील्ड आइटम एक निश्चित सीमा के भीतर प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं, कैटलिया ने सरलता से समझाया। क्लाइन मोटे तौर पर समझ गया कि मैडम हर्मिट क्या सोच रही हैं। आप डिसेंट की बात कर रही हैं? सही है, किसी को बाहरी क्षेत्र में डिसेंट रिचुअल स्थापित करने के लिए कहें और आपको इसका अपनी कंसील्ड स्थिति में उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। कैटलिया ने पहले द सन की ओर देखा और विशिष्ट परियोजना का वर्णन किया। फिर उन्होंने कुछ महसूस करते हुए पूछा, क्या आपके पास वास्तव में सीक्वेंस 3 सील्ड आइटम है? द वर्ल्ड को नियंत्रित करते हुए क्लाइन ने सरलता से उत्तर दिया, मैं पहले से ही सीक्वेंस 3 बियॉन्डर हूँ। टैरेट क्लब के सदस्य क्षण भर के लिए अवाक रह गए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि मिस्टर वर्ल्ड को डेमीगॉड बनने के लिए जून के अंत में सीक्वेंस 4 में आगे बढ़ना पड़ा होगा, और अब उसी वर्ष का दिसंबर था। द हर्मिट कैटलिया ने अनजाने में चारों ओर देखा और पाया कि अन्य सदस्यों ने हतप्रभ और ईर्ष्या भरा लुक दिया हुआ था। उसने चुपचाप आह भरी और कहा, क्या मेरा सुझाव उपयोगी है मिस्टर वर्ल्ड? द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो ने सिर हिलाया। उस स्थिति में उत्तर देने पर एक बहुत बड़ी पाबंदी है। एक बार जब उसने डिसेंट करने का विकल्प चुना, इसका मतलब होगा कि वो अपने शेष जीवन की नहीं, बाद के जीवन की शुरुआत एक अनडेड के रूप में करेगा। शायद मैं दोनों तरीकों को मिला सकता हूँ। हाँ, मैं द फूल, सी गॉड या प्रोटेक्टर ऑफ मैजिक और ड्रामा परफॉर्मर्स की मदद लेने की विधि का उपयोग करके फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स को छोड़ सकता हूँ, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। द फूल क्लाइन ने सोचते हुए द वर्ल्ड की स्ट्रक्चर को द स्टार लेनर्ड की ओर देखा। लेनर्ड तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था। मैं वापस जाकर कुछ शोध करूंगा और देखूंगा कि कोई और विचार हैं या नहीं। स्पष्ट है कि उसका वास्तविक इरादा वापस जाने पर ओल्ड मैन से पूछना था, जो एक एंजल थे और आमन को काफी अच्छी तरह से जानते थे। यही जवाब क्लाइन चाहता था। उसने तुरंत द वर्ल्ड से कहलवाया, ठीक है। अपनी कठिन स्थिति से बचने के तरीके पर चर्चा समाप्त होने के बाद द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो ने फोर्स की ओर देखा। मेरी मदद करें ये पूछने में कि एब्राहम फैमिली के पास अभी भी कोई वर्म्स ऑफ कॉस्मॉस है जिनकी स्पिरिचुअलिटी अभी तक नष्ट नहीं हुई है? यदि हैं तो बदले में क्या कीमत चुकानी होगी? वर्म्स ऑफ कॉस्मॉस। फोर्स चौंक गई और फिर उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है। उत्तर प्राप्त करने के बाद क्लाइन ने द वर्ल्ड की नज़र द हर्मिट कैटलिया पर डाली। यदि मिस मजिशियन एब्राहम फैमिली से वर्म ऑफ स्टार को बदलने में सक्षम नहीं होती हैं, तो मैं आपको एक मिशन सौंपना चाहूंगा। कैटलिया ने रुचि के साथ पूछा, क्या मिशन? द वर्ल्ड मुस्कुराते हुए कहा, अरोरा ऑर्डर के सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस का शिकार करें। अरोरा ऑर्डर के सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस मिस्टर वर्ल्ड उनका शिकार करना चाहते हैं? फोर्स की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने गलत सुना है। आखिरकार गवर्नमेंट स्पैरो का सेंट ऑफ सीक्रेट से कोई संबंध नहीं था। हालांकि अभी अभी बताए गए वर्म ऑफ स्टार से उसे तुरंत एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया। इससे वो अचानक उत्साहित और रोमांचित हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भी अपने टीचर के परिवार का बदला लेने के लिए सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस का शिकार करना चाहती थी। हालांकि अपनी कमजोर ताकत और इसके लिए भुगतान करने में असमर्थता के कारण उसने इस विचार को अपने तक ही सीमित रखा था। हालांकि ऐसा लगता है कि मिस्टर वर्ल्ड व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन मैम हर्मिट भी एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड है और उनके पीछे उस क्वीन मिस्टिक का समर्थन है। मैं अपनी क्षमताओं के भीतर अधिकतम सहायता प्रदान कर सकती हूँ। जैसे ही उसके विचार तेज हुए, फोर्स ने अपनी बगल में बैठी द हर्मिट पर नजर डाली और उनके जवाब का इंतजार करने लगी। कुछ देर सोचने के बाद कैटलिया ने कहा, बोटिस के अप्रेंटिस पाथवे का एक सेंट होने की बहुत अधिक संभावना है। उसका शिकार करना बहुत कठिन है। इसके अलावा उसके पीछे रोज रिडेम्पशन का समर्थन और ट्रू क्रिएटर की सुरक्षा है। मेरे वर्तमान स्तर के साथ अकेले इस मिशन को पूरा करना मेरे लिए लगभग असंभव है। आप क्वीन मिस्टिक की मदद ले सकती हैं। मैं आपके लिए अन्य भागीदारों की भी व्यवस्था करूंगा। क्लेन ने द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो से धीमी और कर्कश आवाज में जवाब दिलवाया। रिवॉर्ड युद्ध के लूट के सामान को पहले चुनने का अधिकार है और वो मिस्टिसिज्म नॉलेज जो आपको इसी साल के भीतर पोषण को डाइजेस्ट करने में मदद करेगी। ये दिसंबर है। जब कैटलिया ने ये सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। उसने विचार किया और कहा, जब समय आएगा तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। सेंट ऑफ सीक्रेट्स के शिकार का मिशन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, ये हिडन
हिडन सेज से नॉलेज इंजेक्शन की प्रक्रिया को स्वीकार करने जितना खतरनाक नहीं हो सकता था। और जहां तक बाद वाले द्वारा प्रदान किए गए मिस्टिसिज्म नॉलेज की बात है, वे जरूरी नहीं कि डाइजेशन में मदद करें। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसमें गणित, मशीनरी और साहित्य शामिल हो। कोई बात नहीं, जब तक आप इसे गंभीरता से करती हैं, मैं आपको मिस्टिसिज्म नॉलेज से क्षतिपूर्ति करूंगी, भले ही आप अंत में विफल हो जाएं। द वर्ल्ड ने सिर हिलाया और सौदे की पुष्टि की। इसी समय फॉर्ज आखिरकार बिना बोले नहीं रह सकी। मिस्टर वर्ल्ड, मैम हर्मिट, क्या मैं इस मिशन में शामिल हो सकती हूँ? मैं शायद कुछ मदद कर सकती हूँ। भले ही तुम नहीं कहती तो मैं तुमसे कहता। द फूल क्लेन मन ही मन हंसे और द वर्ल्ड से धीरे से सिर हिलाया। इस मिशन में आपके लिए एक जगह आरक्षित है। फॉर्ज बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। उसने उत्सुकता से पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको मुझसे क्या कराने की जरूरत है? गेरमन स्पैरो ने बेहद शांत स्वर में उत्तर दिया, बेट यानी चारा। फॉर्ज ने अपना मुंह खोला। क्षण भर के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। उसे लग ही रहा था कि ऐसा ही होगा। द वर्ल्ड, गेरमन स्पैरो ने आगे कहा, इसी तरह से आपको भी स्पॉइल्स ऑफ वॉर चुनने का अधिकार है। आप मैम हर्मिट के ठीक बाद होंगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान मैं आपको ट्रैवलिंग जैसी बियॉन्ड द पावर्स को रिकॉर्ड करने में मदद कर सकता हूँ। फॉर्ज ने कभी पुरस्कार की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि सफलतापूर्वक बदला ले पाना ही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। भविष्य में उसे अपने टीचर से अतिरिक्त पुरस्कार भी मिल सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। द वर्ल्ड ने तुरंत अपनी नजर मिस जस्टिस की ओर घुमाई। आपके ड्रीम वॉकर पोशन का डाइजेशन कैसा चल रहा है? ग्रोसेल्स ट्रैवल्स के अभियान और अपने अभिनय में दिखाई गई निरंतरता के कारण उसके पोषण को डाइजेस्ट करने की गति बहुत तेज थी। उसने कुछ देर सोचते हुए अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैंने अभिनय के सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाल लिया है। अगले 2 से 3 महीनों में मैं इसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर सकूंगी। ये थोड़ा धीमा है। क्लेन ने मन ही मन बुदबुदाया और द वर्ल्ड से कहलवाया, अभिनय करने के और अवसर पैदा करें। यदि आप मैम हर्मिट द्वारा सेंट ऑफ सीक्रेट्स पर हमला करने से पहले पोषण को डाइजेस्ट कर लेती हैं, तो मैं आपको भुगतान के रूप में हिवन रैम्बिस की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक समय से पहले दे सकता हूं, ताकि आप इस ऑपरेशन में शामिल हो सकें। क्लेन का मानना था कि उसे फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में बहुत लंबे समय तक रहना होगा। बाहरी दुनिया के अधिकांश मामलों में केवल टैरो क्लब के सदस्यों के माध्यम से ही हस्तक्षेप किया जा सकता था। उनकी शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाना उसके लिए भी फायदेमंद था। इसके अलावा वो इसे सीधे तौर पर नहीं दे रहा था। सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस का शिकार करना उतना ही कठिन था जैसा कि कैटलिया ने कहा था। ठीक है, ऑड्रे इसी बात को लेकर परेशान थी कि वो मिस्टर वर्ल्ड के साथ और क्रेडिट कैसे जमा कर सकती है। इसलिए जब उसने उनका प्रस्ताव सुना तो वो स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। उसके दिल में अरोरा ऑर्डर के सदस्य पागल और विनाशकारी सनकी थे। उनके साथ निपटने के लिए कोई कारण ढूंढने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा ऑड्रे पहले एक बियॉन्डर के रूप में अपने अनुभव की कमी से परेशान थी। इसने उसे एक मौका दिया। गेरमन स्पैरो वाकई बहुत उदार है। एक मिस्टर साइंटिस्ट को पोषण डाइजेस्ट करने में मदद करने वाला ज्ञान और एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड कैरेक्टरिस्टिक प्रदान करना, ये केवल वर्म ऑफ स्टार के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक सप्लीमेंट्री मटेरियल लगता है। वो मिस्टर फूल की इच्छा के अनुसार टैरो क्लब के सदस्यों को जल्द से जल्द बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं, ताकि वे भविष्य में प्रभावी हो सके। एल्जर ने अन्य सदस्यों के साथ द वर्ल्ड की बातचीत सुनी और निश्चित रूप से एक सच्चाई को समझ लिया। इससे वो काफी व्याकुल हो गया। उसे संदेह हुआ कि यदि उसमें विश्वास की कमी नहीं होती और उसके मन में अन्य विचार नहीं होते, यहाँ तक कि उसने मूर्खतापूर्वक मिस्टर फूल का परीक्षण किया होता, तो शायद उसे पहले ही एक ऐसा मिशन सौंप दिया गया होता जो उसे दैवीय द्वार को खोलने में मदद कर सकता था। इसी समय जस्टिस, जो अनुरोध पर सहमत हो गई थी, ने मैजिशियन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब्राहम परिवार के पास कोई वर्म ऑफ स्टार न हो। मी टू। फॉर्ज ने गंभीरता से सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि उसके भी वही विचार थे। ये देखते हुए कि द वर्ल्ड ने अपनी बात पूरी कर ली है, कैटलिया ने कुछ देर सोचा और जजमेंट से कहा, क्या आप इस मिशन में शामिल होना चाहती हैं? बाहरी इलाकों में कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम करें। इस क्षेत्र में आपकी क्षमता ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। मैम हर्मिट के निमंत्रण के बिना भी शियो अपनी दोस्त की मदद करने से इनकार नहीं करती। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यदि ऑपरेशन बैकलैंड में है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि ये कहीं और है तो मेरी भूमिका बहुत कम हो जाएगी। एक शेरिफ और उनके अपने अधिकार क्षेत्र का क्षेत्र हमेशा जुड़े होते हैं। वे जिस क्षेत्र से जितने अधिक परिचित होते हैं, अपनी क्षमताओं का उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। आपका रिवॉर्ड स्पॉइल्स ऑफ वॉर चुनने के तीसरे स्थान पर होगा। कैटलिया ने एक बार फिर स्टार की ओर देखा। यदि आवश्यकता हुई तो मैं आशा करती हूँ कि आप आधिकारिक गुटों को सही समय पर प्रकट होने की अनुमति देंगे। लियोनार्ड हंसा और कहा, मुझे आशा है कि आपको इतनी दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। मेरा रिवॉर्ड भी स्पॉइल्स ऑफ वॉर होगा। यदि मेरे प्रिय कवि मित्र को अंत में आमंत्रित नहीं किया जाता तो सेंट ऑफ सीक्रेट्स के शिकार का मिशन लगभग टैरो क्लब की महिला सदस्यों के लिए एक सोरोरिटी बन जाता। द फूल क्लेन मन ही मन बुदबुदाया और उसने द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो से मामले को अंतिम रूप दिलवाया। अब बस अब्राहम परिवार के फीडबैक का इंतजार करना बाकी था। इसके बाद एल्जर और डेरिक के बीच अनशैडोड क्रूसिफिक्स के लिए किराए की व्यवस्था हुई। जैसे ही वे मुक्त विनिमय खंड में पहुंचे, एमलिन लंबी कान से तालिका के अंत की ओर देखे बिना नहीं रह सके। ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या आप मुझे एक संकेत दे सकते हैं? मुझे सुरक्षित हिरासत से कैसे बचना चाहिए? द फूल, जो ग्रे फॉग में लिपटे हुए थे, ने थोड़ा सिर हिलाया और सरलता से कहा, इस सप्ताह। उनका जवाब बहुत आत्मविश्वास के साथ दिया गया था, लेकिन ये कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि स्थिति का निर्णय था।
वर्तमान स्थिति में फेसैक और इंटिस लोइन पर हमला कर रहे थे, जबकि फेन पॉटर लोइन के सहयोगियों पर हमला कर रहा था। तीनों चर्चेज निश्चित रूप से मौजूदा दुश्मनों के रहते सैंग्विन द्वारा पहुंचाए जा सकने वाले किसी भी नुकसान को नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए एमलिन को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इसी तरह से सैंग्विन का ध्यान निश्चित रूप से वैश्विक स्थिति पर स्थानांतरित हो जाएगा। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में जिसके प्रार्थना करने का कारण सबसे अधिक मजबूर था शियो के अलावा वो एमलिन वाइट था। क्लेन को संदेह था कि उसे इतने समय तक सेंट सैमुअल कैथीड्रल के तहखाने में इसलिए रखा गया था क्योंकि देवी के लिए उस पर अपना प्रभाव डालना सुविधाजनक था। अब जबकि मामला समाप्त हो गया था तो वो अब किसी काम का नहीं था। इन कारकों को मिलाकर ये निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं था कि एमलिन कुछ ही समय में आजाद हो जाएगा। एमलिन ने राहत की सांस ली और ईमानदारी से मिस्टर फूल को धन्यवाद दिया। मुक्त विनिमय के अंत में द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो ने अचानक द हैंग्ड मैन की ओर देखा। आपने कहा था कि आप पहले ही सोनिया आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और आदिम जंगल के अंदर हैं। यस, अल्जर ने हैरानी में जवाब दिया। गवर्नमेंट स्पैरो ने एक पल के लिए विचार किया। आप एक एल्विन रून को खोजने का प्रयास कर सकते हैं, शायद आपको किसी प्रकार का अवसर मिल जाए। अल्जर ने अचानक बुक ऑफ कैलामिटी और उन दृश्यों के बारे में सोचा जो उसने अपने सपने में देखे थे। उसने विचार पूर्वक सिर हिलाया और कहा, ठीक है। विचारों के एक और दौर के बाद टैरो गैदरिंग समाप्त हो गई। ऑड्री और कंपनी खड़े हुए और ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया को छोड़ने से पहले झुके। अपने शरीर में लौटने के बाद लेनर्ड ने तुरंत अपनी आवाज धीमी की और क्लाइन की कठिन परिस्थिति का वर्णन किया। अंत में उसने कहा, ओल्ड मैन, क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? माय सजेशन, मुझे लगता है कि द फूल से मदद मांगना बेहतर है। पहले ज़ोरोआस ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। लेनर्ड ने हल्के से खांसा और कहा, क्या आप इस अवसर का उपयोग अमोन के लिए चीजें कठिन बनाने के लिए नहीं करने वाले हैं? तो दोस्तों, ये थे चैप्टर 1168 से 1174। इस पार्ट में कोई लगातार एक्सप्लोजन्स नहीं थे, कोई तेज लड़ाई नहीं थी, लेकिन जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा भारी था। क्लाइन अब सिर्फ बचा हुआ इंसान नहीं रहा, वो समझ चुका है कि कौन उसे याद रखता है, कौन उसे देख रहा है और किन चीजों ने उसे अब तक टिकाए रखा है। एंकर्स अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वे उसकी रियलिटी बन चुके हैं। आने वाले चैप्टर्स में ये स्थिरता एक नई दिशा लेगी, जहां खतरे बदलेंगे, दुश्मन बदलेंगे और क्लाइन की पोजीशन भी। अगला पार्ट यहीं से आगे बढ़ेगा, जहां कहानी फिर से धीरे धीरे एक नए तूफान की ओर बढ़ने लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक याद रखिए, इस वर्ल्ड में कोई भी मिरेकल बिना कीमत के नहीं होता।